हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नेशनल इनकम एंड अर्थात राष्ट्रीय आय में आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। ये टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और ये बीए पार्ट सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में भी चलता है और एमए बीए एमए प्रीवियस में भी चलता है। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिमसर, नागौर। अब तक अपन राष्ट्रीय आय की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। साथ में अपन राष्ट्रीय आय की संरचना या समुच्चय के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, मार्केट प्राइस पर एनएनपी, फैक्टर प्राइस पर एनएनपी क्या है, घरेलू आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में। तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। एक है उत्पाद विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि अर्थात खर्च विधि। और इन तीनों विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग है वो शुम्पीटर ने किया था 1917 में। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो सीएसओ के द्वारा लगाया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके द्वारा लगाया जाता है। और इन तीनों ही विधियों का राष्ट्रीय आय मापते समय प्रयोग करता है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधियों के बारे में। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों में पहली अपन उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि। पहले अपन बात करेंगे अपन उत्पाद विधि के बारे में। या अपन कह सकते उत्पाद विधि के अंतर्गत अपन 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा मूल्य वर्धित विधि। इसलिए उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि या औद्योगिक उद्यम विधि या शुद्ध उत्पाद विधि भी कहा जाता है। और उत्पाद विधि का मतलब वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। अर्थात अपन ये बात करें तो उत्पाद विधि उत्पादन की दृष्टि से मापती है, यानी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में कितना उत्पादन हुआ है वो बताती है उत्पाद विधि। यानी जो उत्पादन हुआ उसका बाजार मूल्य होगा वो उसको उत्पादन कर राष्ट्रीय आय को बताएगी। मूल्य वर्धित विधि में क्या होता है कि जो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब है कि अंतिम उत्पादन के मूल्यों को अपन जोड़ के अपन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। एक हर उत्पादक द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो अंतिम ही उत्पादन होता है, तो इसलिए उसमें दोहरी गणना की समस्या हमेशा बनी रहती है। दोहरी गणना का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर राष्ट्रीय आय को मापते समय अगर एक से अधिक बार जोड़ लिया जाए तो उसे कहते हैं दोहरी गणना। इस दोहरी गणना का समस्या के निवारण के लिए ही मूल्यवर्धी विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्यवर्धी विधि में यह होता है कि मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है उसी को ही सिर्फ राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उससे क्या होगा कि प्रत्येक उत्पादक को पता है कि मैंने कितनी मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग किया है और जो मेरा उत्पादन कितने का हुआ है, तो उस मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे उत्पादन में से तो अपने को वास्तविक मूल्यवर्धी पता चल जाएगी। तो इसको अपन एक उदाहरण के रूप में देखें तो अपने को पता चल जाएगा कि जैसे मान लो एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया जैसे 600 रुपए क्विंटल में। इसमें मान लो मध्यवर्ती वस्तु की लागत है वो 200 रुपए, जैसे बीज और उन पर अपन भी खाद बीज का माने, तो उसके बाद शुद्ध मूल्यवर्धी उसने की है 400 रुपए की। अब वो गेहूं मान लो आटा मिल में गया और उसने 800 रुपए में खरीद मान लो उसने बना के आटा बेचा, तो उसने एक तरीके से उसने 600 रुपए में किसान से खरीदा था, 800 में बेचा, इसका मतलब उसने शुद्ध मूल्यवर्धी की है वो 200 की है। इसी प्रकार अपन बात करें बेकरी के पास आटा है, मिल ने बेकरी को बेचा है वो तो 800 रुपए में बेचा, तो वो बेकरी वाले ने अगर आगे रेट रेट बना के 1000 रुपए में बेची है, इसका मतलब उसने भी शुद्ध मूल्यवर्धी 2000 की है। और दुकानदार है उसने मान लो 1200 में आगे बेचा और 1000 रुपए बेकरी से लिए, इसका मतलब उसने भी मूल्यवर्धी 2000 की है। इस प्रकार अगर अगर इन सब का उत्पाद मूल्य जोड़ दें किसान, आटा मिल, बेकरी, दुकानदार, तो 36 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसमें मध्यवर्ती मूल्य अगर घटा देंगे तो अपन देखेंगे वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो 1000 रुपए की ही हुई है।
इस 1000 रुपये के आधार पर अपन जोड़ेंगे तो अपने को वास्तविक राष्ट्रीय आय, जबकि 3600 देखेंगे तो अपने को लगे कि राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये वास्तविक राष्ट्रीय आय को और दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगर अपन देखें कि अपने को पता लगाना है, तो एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अर्थात अगर सिंपल भाषा में बात करें तो एक घरेलू सीमा में जितने भी उत्पादक है उन्होंने जो उत्पादन किया उसके मूल्य को अपन बाजार कीमत पर जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा जीडीपी एमपी। उस जीडीपी एमपी में से अपन मूल्यह्रास घटा देंगे, डी घटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा एनडीपी एमपी। और उस एनडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अर्थात अपन अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को ही घरेलू आय कहा जाता है। और इस घरेलू आय में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए, नेट इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार अपन इस तरीके से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। इस समय अपने को क्या सावधानियां बरतनी है अगर अपन अंतिम उत्पाद विधि अपन देख रहे हैं जो भी उत्पादन, एक तो ये ध्यान रखना है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। मतलब है पूरा जो पिछले साल वस्तुएं उत्पादन हुई है वो इस साल में शामिल नहीं होगी कि उनको बेचा खरीदा गया तो उनके मूल्य को शामिल नहीं करें। लेकिन उन पुरानी वस्तुओं को खरीदने बेचने के बीच में जो कमीशन मिलता है उस कमीशन को या उसमें जो बीच में रहता है उसको आय होती है उसके मूल्य वृद्धि को शामिल जरूर किया जाता है। और तीसरी बात है सभी उत्पादकों द्वारा किए गए सब लेखा उत्पादन के मूल्य वृद्धि में भी शामिल किया जाए, यानी जो भी मतलब खुद के उत्पादन की इकाइयां उसमें प्रयोग हो रही है, खुद के लिए जो उत्पादन हुआ है उसका भी उसमें मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। मध्यवर्तियों वस्तुओं के मूल्यों को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। पांचवा स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। छठा जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका भी आरोपित मूल्य किराया शामिल किया जाता है। अगर मकान मालिक उसमें नहीं रहता, दूसरे मकान में रहता तो उसको किराया देना पड़ता, तो इसलिए उसका आरोपित मूल्य उसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। क्योंकि जैसे जैसे घर में अपने बहन, माता, वाइफ जो भी खाना बनाती है या कोई सेवा करती है या अपन भी घर में कोई कार्य करते हैं तो उन सेवाओं के मूल्यों को जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि उनका मूल्य लगाना संभव नहीं है। और इसके कारण से ही इनके सेवाओं का मूल्य वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और आठवां है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। अगला अपन देखें दूसरी विधि, तो वो है आय विधि के बारे में बात करें। पहले अपन उत्पादन की दृष्टि से देखा, अपन देखे कि तीनों प्रकार से राष्ट्रीय आय बराबर ही होगी, चाहे उत्पादन की दृष्टि से देखो, चाहे राष्ट्रीय आय आय विधि से देखो, चाहे राष्ट्रीय आय व्यय विधि से देखो, तीनों बराबर ही होते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय व्यय, तीनों ही एक बराबर होते हैं। तीनों में से कोई भी विधि प्रयोग की जा सकती है, तीनों विधियों का प्रयोग करके भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। आय विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या जो उत्पादन के साधन है उन साधनों के जो काम करते हैं, उत्पादन साधन जो साधनों की सेवाएं देते हैं उनके बदले उनको भुगतान मिलता है, उन भुगतानों को अपन जोड़ देंगे तो अपने को राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान कह दो या अपन साधन विधि भी कहा जाता है। यानी इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के साधनों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान के रूप में मापा जाता है और भुगतान के योग को घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जो भी उत्पादन साधन है उन चारों साधनों के अगर अपन एक देश की सीमा में बात करेंगे तो उनको जोड़ देंगे तो अपने को घरेलू उत्पाद मिल जाएगा, यानी घरेलू आय प्राप्त हो जाएगी अपने को। अब अगर देखें कि साधन आय का वर्गीकरण, तो साधन आय का वर्गीकरण अपन मुख्यतः बड़े रूप से अपन तीन भागों में कर सकते हैं। एक तो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारी मैंने कहा था उत्पादन के चार साधन है, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रम, पूंजी, भूमि,
और उद्यमी क्या साधन है, जिसमें पहला बात अपन श्रम की बात करें, श्रम के बदले मजदूरी मिलती है। मजदूरी का मतलब ये नहीं सिर्फ मजदूरी मिलती नगद, और भी चीजें मिलती है, तो उनको अपन एक भाषा में कहें तो उसको कह सकते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी नगद मजदूरी भी वेतन तो है ही है। उसके अलावा और भी किस्म के रूप में भुगतान, किस्म के रूप में जैसे उसको गाड़ी मिल गई, पेट्रोल मिल गया, उसको रहने के लिए मकान मिल गया, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, ये सब। तीसरा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान, यानी किसी व्यक्ति को बीमा करने के लिए या बाद में जो सामाजिक सुरक्षा, भाई इतने समय बाद में कोई रिटायर होगा तो इसको ये मालिक इतने रुपए उसके फंड में इकट्ठा करेगा और उसके आधार पर उसमें पेंशन बनेगी, तो उसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, ये उसमें शामिल होता है। साथ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी शामिल किया जाता है, यानी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन है वो शामिल होगी। कारण कि कर्मचारियों पेंशन है वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले मिल रही है, न कि उसको एक पक्षीय भुगतान है, इसके कारण ये शामिल होती है। दूसरा अपन बात करें कि दूसरा अपन प्राचलन अधिशेष, प्राचलन अधिशेष में तीन भाग होते हैं, लगान, ब्याज तथा लाभ। यानी ये जो तीनों चीज है इसको प्राचलन अधिशेष इसलिए कहा गया कि ये तीनों संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय है, और इनसे आय, इसमें तीन मध्य शामिल हो गए, लगान, ब्याज, लाभ। लगान अपन सभी जानते हैं कि भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार लगान कहलाता है। नहीं, अपन भूमि किसी दूसरों को देंगे तो उपयोग करने के लिए, तो अपने को जो उसके बदले मिलेगा, जो किराया मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसको अपन लगान कहेंगे। ब्याज का मतलब है कि अपन किसी को पूंजी देते हैं तो उसके बदले में अपने को पुरस्कार मिलता है, उसको अपन ब्याज कहते हैं, यानी पूंजी के प्रयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। तीसरा है लाभ, लाभ का मतलब है उद्यमी को अनिश्चितता एवं जोखिम वहन करने के बदले मिलने वाला पुरस्कार लाभ होता है, यानी अनिश्चितता से वहन करता एक जो उद्यमी होता है इन सभी साधनों को जोड़ के, इनको तो सभी को देना ही होता है, जो कर्मचारी लगाएगा तो उसको रुपए देना फिक्स है, भूमि काम लेगा चाहे लाभ हो नहीं हो उनको देना जरूरी है, पूंजी लेगा किसी से उधार तो ब्याज देना। उद्यमी को लाभ भी हो सकती है और हानि भी, इसलिए वो अनिश्चितता और जोखिम, क्योंकि अगर सब कोई निश्चितता होगी तो हर कोई रुपए लगा के उद्यमी बन जाएगा, लेकिन अनिश्चितता को वहन करने और जोखिम वहन करने के बदले मिलने वाला पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। तीसरा जो भाग है वो है अपन पहले लाभ को अपन बात करें तो लाभ को तीन भागों में बांट सकते हैं, एक लाभांश, दूसरा निगम कर, तो तीसरा है अवितरित लाभ। लाभांश का मतलब है कि जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं वो सभी मालिक कहलाते हैं, तो उन शेयर होल्डरों में जो लाभ का भाग बांटा जाता है उसको कहा जाता है लाभांश, यानी लाभ का वे भाग जिसे भागीदारों में बांटा जाता है इसे वितरित लाभ भी कहते हैं। दूसरा निगम लाभ कर, निगम लाभ ये है कि कंपनी को जो भी आय लाभ होता है उसके ऊपर कर सरकार को देती है, उससे कहते हैं निगम लाभ कर, यानी निगम के लाभ का वह भाग है जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। और तीसरा भाग होता है अवितरित लाभ, यानी कंपनी सारा लाभ मैंने वितरित नहीं करती है, कुछ बचा के रखती है आने वाले समय परिस्थितियों के लिए, और कोई आगे और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी लाभ का वह भाग जिसे फर्म अपने पास रखती है ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सके, तो इसे निगम बचत अथवा अवितरित लाभ भी कहते हैं। तीसरा जो मैंने कहा कि भाग है वो है, जैसे पहला हो गया कर्मचारियों पारिश्रमिक, दूसरा प्राचलन अधिशेष, अगर प्राचलन अधिशेष नहीं कहेंगे तो फिर उसको कहेंगे लगान, लाभ और ब्याज को, और तीसरा हो गया ये मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होता है कि स्वरोजगार व्यक्तियों की आय को कहते हैं, यानी जो एक व्यक्ति है वो सारे काम करता है, यानी मतलब एक व्यक्ति वही उसका उद्यमी है, वही अपनी पूंजी लगा रहा है, उसी की भूमि है, वो उसमें श्रम कर रहा है। इस प्रकार जो छोटे उद्योग जैसे पंचर की दुकान है, पंचर की दुकान में व्यक्ति खुद की पूंजी लगाता है, खुद की भूमि पर लगाता है, और उसमें खुद ही उसमें श्रमिक होता है, तो उसमें सब प्रकार के कार्य, जिसके ऐसे बहुत अनगिनत कार्य हैं भारत में, जैसे नाई की दुकान भी हो, तो इस प्रकार के जो आय होती है उसको कैसे जोड़ा जाए, तो उसको आय को कर दिया गया मिश्रित आय, यानी स्वरोजगार व्यक्तियों की आय, उसको कहते हैं मिश्रित आय। उन आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, यानी ये व्यक्ति अपने श्रम, पूंजी, भूमि और तथा उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये आय मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का मिश्रण होता है। निश्चित आय इसलिए का ये सब का मिश्रण है, इसमें उसका श्रम का भी है, पूंजी का भी है, भूमि का भी, उद्यमशीलता की, इसलिए इसे मिश्रित आय कहते हैं। यानी पारिवारिक उद्यमों में केवल सब स्वामित्व कारकों का ही प्रयोग किया जाता है।
इन सबको जोड़ देंगे यानी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को साधन लागत व सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय कहा जाता है। यानी इन तीनों आयों को अपन जोड़ देंगे तो अपने को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। सीधा अपने को क्या मिलेगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और अगर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआई जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसको मापते समय, आय विधि से मापते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। यानी हस्तांतरित आय जो एक पक्षीय भुगतान है, यानी हस्तांतरण भुगतान या हस्तांतरण आय को जो जिसके बदले में वापस, जैसे छात्रवृत्ति हुई, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, इनको राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात करते हैं अपन, गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गैर कानून जैसे मान लो जुआ हुआ, लॉटरी हुई या इस प्रकार के अन्य 2 नंबर के कार्य जो भी है, उसको काले धन को अपन राष्ट्रीय आय शामिल नहीं करते हैं। तीसरा है, पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इस पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय शामिल किया जाता है। मैं पहले बताया था कि पुरानी वस्तु खरीद बिक्री उनके मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कमीशन को शामिल किया जाएगा। और फोर्थ है, शेयर तथा बॉन्डों की बिक्री से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी कमीशन या दलाली जो बीच में होगी वो उसको राष्ट्रीय आय शामिल किया जाएगा। नए शेयर और बॉन्ड की बिक्री होगी तो भी उनको राष्ट्रीय आय शामिल किया जाएगा, लेकिन पुराने शेयर और बॉन्ड की बिक्री होती है उनको, क्योंकि उसमें सिर्फ मालिकाना चेंज हुआ है, कोई नई चीज का उत्पादन नहीं हुआ इसलिए। और अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय या पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया, यानी लॉटरी शेयर जैसी अचानक आय को राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाता है। जिन मकानों मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके अनुमानित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और स्व उपभोग के लिए उत्पादन के अनुमानित मूल्य को राष्ट्रीय आय शामिल किया जाता है। निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ तीनों ही निगम लाभ के घटक हैं। एक बार यदि राष्ट्रीय आय के आंकलन में लाभ को शामिल कर लिया, फिर इनको अलग अलग शामिल और करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाता। आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से दिया जाता है, इसे अलग से राष्ट्रीय आय अनुमान में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी वेतन होता है उसमें पहले वो जोड़ लिया तो आयकर को अलग से जोड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पहले से उसमें जो पारिश्रमिक है पहले से शामिल है, उसी में से दिया गया आयकर, इसलिए डबल नहीं जोड़ना है। और नगद तथा किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा पेंशन एवं कर्मचारियों के लिए मालिकों द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय शामिल करने पर इन घटकों में से किसी को भी अलग से शामिल अपने राष्ट्रीय आंकलन में नहीं करना। यानी अगर कर्मचारियों के पारिश्रमिक अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इनको फिर अलग से, ये दिए हुए हैं तो अलग से इनको शामिल फिर नहीं जोड़ना इनको। ये अपने राष्ट्रीय आय मापने के समय सावधानियों की बात की थी। अब अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने के समय अपने किन कठिनाइयाँ आती है। कठिनाई एक ये आती है कि लोगों की आय का अनुमान लगाना कठिन कार्य है, यानी लोग अपनी आय बताते नहीं है कितनी आय है, उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा ये कि वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय का अनुमान लगाना कठिन है, यानी कुछ ऐसा भी होता है कि वस्तुओं के बदले वस्तु और सेवाएं ले ली जाती है, तो उनका अनुमान लगाना भी कठिन है। तीसरा ये कि अशिक्षित और पिछड़े देशों में, जैसे बात करें भारत जैसे देशों, अधिकांश लोग आय का ठीक ठीक हिसाब नहीं रखते और ये विधि उपयुक्त नहीं हो सकती। यानी बहुत से लोग बताते भी नहीं अपनी आय, कि कहीं बताएंगे तो हमें कोई सुविधा उनसे नहीं मिलेगी, ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो इसलिए भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। और फोर्थ अपन बात करेंगे, स्व नियोजित उद्यमियों एवं व्यवसायों में आय का अनुमान लगाना कठिन है। यानी एक पंचर की दुकान, एक नाई की दुकान, एक किराना की दुकान, इनमें अपना अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति को कितनी आय हो रही है। एक छोटी मिठाई की दुकान, तो इन सब मिश्रित आय का अनुमान लगाना कठिन कार्य है। ये अपने राष्ट्रीय आय मापने की 2 विधियां पढ़ी है यहाँ पे, उत्पाद विधि और आय विधि। अब अपन बात करते हैं व्यय विधि के बारे में। व्यय विधि, इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है।
यानी अपन उत्पाद विधि उत्पादन दृष्टि से बढ़े कि कितना उत्पादन हुआ उसका मूल्य। आय में अपन ये पढ़ा कि कितनी आय हुई, और व्यय विधि में अपन ये कहेंगे वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित हुई उनको खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए उसको कहते हैं व्यय विधि। व्यय विधि को अपन मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, अंतिम उपभोग विधि, उपभोग और अंतिम निवेश। इसी के कारण इस विधि को उपभोग तथा निवेश विधि भी कहा जाता है। फिर लेकिन अगर अपन इसको बड़े रूप में बांटे तो अंतिम व्यय को चार भागों में बांट सकते हैं, यानी पहले दो हैं वो उपभोग व्यय हैं और अंतिम दो ये वो निवेश व्यय हैं। जैसे पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा है निवेश व्यय और फोर्थ है वो शुद्ध निर्यात, यानी आयात, निर्यात माइनस आयात होता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात और विदेशों शुद्ध साधन आय दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों को एक जैसा नहीं मानना कि ये जहाँ पे विदेश शुद्ध साधन आय दी हुई है वहाँ निर्यात नहीं होगा, क्या होगा, वो दोनों ही अलग अलग। इन चारों को जोड़ देंगे तो अपने को जीडीपी एमपी मिल जाएगी। निजी अंतिम उपभोग व्यय अपन बात करें तो इससे अभिप्राय कि व्यक्ति, परिवार तथा गैर लाभ वाली निजी संस्थाएं या सेवा संस्थाओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल है। यानी अपन उपभोक्ता वस्तुएं भी खरीदते हैं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं भी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं भी खरीदते हैं, इनको वो अपन इसमें शामिल करते हैं। यानी उपभोक्ता सेवाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो अपन जो भी सेवाएं ले रहे हैं, चाहे अपन संचार की सेवाएं ले रहे हो, चाहे न्याय की सेवाएं ले रहे हो, चाहे किसी प्रकार की भी अपन सेवाएं ले रहे हैं, वो गैर टिकाऊ जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध हुआ, इस तरह की चीजें, और टिकाऊ वस्तुएं ऐसे जो लंबे समय, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, इस तरह की। सरकारी अंतिम उपभोग का मतलब है सरकार द्वारा अपने कार्य चलाने के लिए जो वस्तु और सेवाएं खरीदती है उन पे जो व्यय करता है उसे कहते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। यानी सरकार द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से, जैसे सेना द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर व्यय। निवेश व्यय, निवेश व्यय को अपन दो भागों में बांटते हैं। निवेश का मतलब है उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए, वैसे इन वस्तुओं को उत्पादन प्रक्रिया में आगे प्रयोग किया जाता है, यानी ये उत्पादन के लिए आगे प्रयोग किए जाएंगे। निवेश व्यय को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सकल स्थायी निवेश। सकल स्थायी निवेश का मतलब ये है जैसे ऐसे निवेश जो आपकी कर दिया तो वो लंबे समय तक, जैसे एक मशीन खरीद ली काफी लंबे समय तक काम आई, एक इमारत बनी यानी कंपनी फैक्ट्री बनी है वो लंबे समय तक काम, इस प्रकार को कहते हैं स्थायी निवेश। यानी इस निवेश से अभिप्राय उत्पादकों द्वारा प्लांट और मशीनरी जैसी स्थायी संपत्तियों, परिसंपत्तियों खरीद पर किए जाने वाले व्यय से है। स्थायी निवेश का वर्गीकरण अपन करें तो व्यावसायिक स्थायी निवेश, परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर किए गए स्थायी निवेश, और तीसरा सार्वजनिक स्थायी निवेश या सरकार द्वारा किया गया स्थायी निवेश। व्यावसायिक स्थायी निवेश का मतलब मशीनरी, प्लांट जो बनाती है वो। परिवार का मतलब है जो मकान बनाते हैं वो अपन मकानों को अपन निवेश में शामिल किया जाता है, न कि उपभोग में शामिल। और सार्वजनिक क्षेत्र भी इस प्रकार के निवेश है वो करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकार द्वारा जो किए जाते हैं। दूसरा अपन इस निवेश को अपन बांट सकते हैं माल सूची में परिवर्तन या माल सूची निवेश, या अपन कह सकते हैं स्टॉक में परिवर्तन। एंड स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है कि हर कंपनी का एक साल के एंड में जो अपन उसका स्टॉक है, दूसरे साल के एंड में जो स्टॉक है, उन दोनों के बीच में अंतर है, उसी को कहा जाता है स्टॉक में परिवर्तन। ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और धनात्मक भी है। यानी इसका अनुमान है वर्ष के अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टोर के अंतर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे एक दुकान है, उसने मैंने पिछले 1 अप्रैल को जो शुरू किए उस दिन मेरा कितना स्टॉक था और 31 मार्च को मेरा कितना स्टॉक है, इन दोनों के बीच का अंतर है वो कहलाता है स्टॉक में परिवर्तन। फोर्थ अपन बात करें शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यातों से अभिप्राय एक लेखा वर्ष किसी देश द्वारा शेष विश्व किए गए निर्यात और शेष विश्व किए गए आयात के अंतर से, अर्थात निर्यात माइनस आयात। और एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए व्यय के जोड़ को अपन बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी अपन चार चीजों की बात की थी, सी मानी निजी अंतिम उपभोग, जी यानी सरकारी अंतिम उपभोग, आई यानी निवेश, और एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात। इन चारों को जोड़ देंगे तो अपने मिल जाएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से अगर अपन डी यानी मूल्य आस घटा देंगे तो अपने मिल जाएगा एनडीपी एमपी, और एनडीपी एमपी में से अगर अपन माइनस कर देंगे शुद्ध या प्रत्यक्ष कर तो अपने को मिल जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी घरेलू आय, और
इसमें अगर विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे अर्थात NFI जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा NNP फैक्टर कॉस्ट अर्थात राष्ट्रीय आय। व्यय विधि से अपन जब राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो अपने को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो व्यय विधि से जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो अपने को केवल अंतिम व्यय को शामिल किया जाना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाना। दूसरा है पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले और व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं होता है। ये अपन आय विधि और उत्पाद विधि के समय भी पढ़ा था। दूसरा शेयर और बॉन्डों पर किया गया व्यय भी कुल व्यय विधि में शामिल नहीं होता। अगर नए शेयर और बॉन्ड है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होता है। और फोर्थ है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और फिफ्थ है स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के अनुमानित मूल्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन हुआ उनके ऊपर अगर अपन घर पे नहीं करते उत्पादन, या एक किसान जैसे घर पे गेहूं उत्पादन नहीं करता तो बाहर से खरीदता तो उसका अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है। जिन मकान मालिक संयुक्त रह रहे हैं उनके अनुमानित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये अपन ने अभी तक पढ़ा है तीनों विधियों के बारे में कि अपन तीनों विधियों क्या है, कैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं और उनकी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो थैंक यू।